रात के सन्नाटे में जब हर आवाज थम जाती है, एक जगह ऐसी भी है जहां खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती। कब्रों के बीच बहती ठंडी हवा जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो। कहते हैं वहां जाने वाले हर इंसान को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे वो अकेला नहीं है। और आज की कहानी उसी डरावनी जगह से शुरू होती है। कालपल्ली सिमेट्री और सेंट जॉन्स चर्च सेमेटरी बेंगलुरु के सार्वज्ञान नगर इलाके में स्थित है। रात के सन्नाटे में जब हवा हल्की ठहर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी आत्माएं वहां चुपचाप आपके आसपास मंडरा रही हों। लोग कहते हैं कि जो एक बार वहां जाते हैं वो उस अजीब और घने सन्नाटे को कभी भुला नहीं पाते। बेंगलुरु के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा सिर्फ आपको घेरता नहीं बल्कि आपकी हड्डियों तक उतर जाता है। दिन में ये जगह भूली हुई लगती है, लेकिन रात में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। आधी रात के बाद जब आप इसके गेट के पास जाते हैं तो बाहर की दुनिया जैसे गायब हो जाती है। ट्रैफिक की आवाज खत्म हो जाती है, हवा थम जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। शांत नहीं, भारी, दम घोटने वाला। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये कब्रिस्तान रात में खाली नहीं रहता। वे एक सफेद कपड़ों में औरत की बात करते हैं जो साफ दिखाई नहीं देती, पहले सिर्फ महसूस होती है। कब्रों के बीच एक आकृति, एक मौजूदगी जहां कुछ होना नहीं चाहिए। जो लोग रात में यहां से गुजरते हैं वे सिर्फ देखने की बात नहीं करते, वे कुछ और ज्यादा डरावना महसूस करते हैं। रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ना, जैसे कुछ आपके अंदर से गुजर गया हो। हर कदम पर पीछा होने का एहसास, कान के बिल्कुल पास फुसफुसाहट सुनाई देना, बार बार पीछे मुड़कर देखने की बेचैनी। और फिर आता है वो पल जिसे कोई भूल नहीं पाता। उन्हें महसूस होता है, डर नहीं, कल्पना नहीं, कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि अगर वे 1 इंच भी हिलें तो उसे छू सकते हैं। लेकिन जब वे मुड़ते हैं, कुछ भी नहीं, जब तक वे फिर से चलना शुरू नहीं करते, क्योंकि तभी वो एहसास वापस आता है, और भी करीब। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप वहां ज्यादा देर रुकें तो कुछ और भी अजीब होता है। आपके आसपास की परछाइयां सामान्य नहीं रहती, वे गलत दिशा में फैलती हैं, आपके बिना हिले भी हिलती हैं, और कभी-कभी वो आपकी नहीं होती। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया कि वहां सच में क्या होता है। शायद ये सिर्फ अंधेरा है जो दिमाग के साथ खेल करता है, या शायद वहां कुछ ऐसा है जो खुद को साफ दिखाना नहीं चाहता। इसीलिए लोग आधी रात के बाद कालपल्ली कब्रिस्तान के पास जाने से बचते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ देखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ महसूस किया। और वही काफी था यह समझने के लिए आप वहां अकेले नहीं हैं, और जो भी वहां है वो आपको पहले ही देख चुका है। विस्तृत अनुभव। कलपल्ली कब्रिस्तान। जो लोग रात में यहां से गुजरते हैं वे इसे सिर्फ डरावना नहीं कहते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यह जगह उन पर प्रतिक्रिया देती है। अचानक एक ठंडी जगह महसूस होना, जैसे आप किसी अदृश्य चीज के साथ खड़े हों। सीने में भारीपन, जैसे कोई धीरे धीरे दबाव डाल रहा हो। कदमों के पीछे कदमों की आवाज। आप रुकते हैं और 1 सेकंड बाद पीछे से एक आखिरी कदम सुनाई देता है। फुसफुसाहटें, इतनी करीब कि सांस का एहसास हो। कभी कभी जैसे कोई आपका नाम ले रहा हो। बार बार पीछे देखने की इच्छा, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शरीर को यकीन होता है कि कोई पीछे है। सबसे डरावनी बात, कुछ लोग कहते हैं कि जब वे हिम्मत करके पीछे नहीं मुड़ते तो वो एहसास खत्म नहीं होता, वो और करीब आ जाता है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि आप उसे देखें। मनोवैज्ञानिक या पैरानॉर्मल। वैज्ञानिक कारण, रात में दिमाग साफ नहीं देख पाता, इसलिए वह चीजें खुद बनाने लगता है। अंधेरा चीजों को धुंधला करता है, दिमाग खाली जगह भर देता है। सन्नाटा छोटी आवाजों को बढ़ा देता है। डर से शरीर सतर्क हो जाता है, लगता है कोई देख रहा है। संक्षेप में, आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, भले ही आपको डराकर। मानने वालों की राय। अलग अलग लोग एक ही चीज बताते हैं। सालों से एक जैसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। यह एहसास प्रतिक्रिया देता है,
आप रुकते हैं, वो रुकता है। आप मुड़ते हैं तो वो गायब हो जाता है। आप अनदेखा करते हैं तो वो करीब आ जाता है। असली डर यही है। अगर यह सिर्फ दिमाग है, तो इतने लोगों को एक जैसा अनुभव क्यों होता है? और अगर यह दिमाग नहीं है, तो फिर क्या है? लोग सच में रात में क्यों नहीं जाते? सिर्फ भूतों की वजह से नहीं। यह जगह सुनसान और अंधेरी है। कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई आसपास नहीं होता। और सबसे बड़ा कारण, वो एहसास। यह सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद जिंदा। सबसे डरावना हिस्सा। ज्यादातर लोग थोड़ी घबराहट महसूस करके निकल जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं, धीरे धीरे सब बदलने लगता है। हवा भारी लगने लगती है, सन्नाटा सुनने जैसा लगता है, और एक विचार दिमाग में बैठ जाता है। मैं यहां अकेला नहीं हूं। यह अंदाजा नहीं होता, यह एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं, पहले हल्की सी हरकत दिखती है, फिर लगता है कोई पास है, और फिर आपके ठीक पीछे राहुल और उसके 3 दोस्त आदित्य, समीर और इमरान एक रात हिम्मत करके यहां आने का फैसला करते हैं। समय था रात के 12 बजे। बस 10 मिनट रुकेंगे और निकल जाएंगे, राहुल ने कहा। जैसे ही वे गेट के अंदर गए, उनके फोन का नेटवर्क गायब हो गया। यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, समीर धीरे से बोला। लेकिन आदित्य हंस पड़ा। डर गए क्या? अंदर कुछ कदम चलते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। सब रुक गए, आवाज भी रुक गई। किसी ने सुना? इमरान ने पूछा। हाँ, राहुल ने धीरे से जवाब दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुरानी कब्र दिखी। उस पर लिखा था, डू नॉट डिस्टर्ब। ये क्या मजाक है? आदित्य हंसते हुए आगे बढ़ा और उसने उस कब्र को हल्का सा छुआ। तभी उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और साथ में एक फुसफुसाहट। क्यों जगाया मुझे? आदित्य के हाथ कांपने लगे। चलो यहां से, राहुल चिल्लाया। वे सब भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही अंदर जाते जा रहे थे। गेट कहीं दिख ही नहीं रहा था। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? समीर रोने लगा। तभी एक कब्र के पीछे से एक काली आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा नहीं था, बस 2 चमकती हुई आंखें। वो सीधे आदित्य को देख रही थी। अचानक आदित्य चीखा और गायब हो गया। बाकी तीनों जैसे तैसे भागकर बाहर निकल आए। पुलिस के साथ जब वे वापस आए, तो वहां एक नई कब्र थी। उस पर लिखा था, आदित्य, और नीचे, डिस्टर्ब्ड मी। तब से कोई भी रात में कलपल्ली सेमेट्री के पास नहीं जाता, क्योंकि कुछ चीजें सोई हुई ही अच्छी लगती हैं, और अगर उन्हें जगा दिया जाए तो वो आपको हमेशा के लिए सुला देती हैं। आधी रात का कब्रिस्तान रात के ठीक 12 बजे थे। सड़कें खाली थीं, हवा भी जैसे रुक गई थी। आरव अपने दोस्तों की चुनौती पूरी करने के लिए शहर के पुराने कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। लोग कहते थे, जो भी वहां आधी रात के बाद जाता है, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। आरव हंसा। बस कहानियां हैं, उसने खुद से कहा, और गेट खोल दिया। गेट की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे बाहर की दुनिया वहीं रुक गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, सिर्फ सन्नाटा। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चला। वो रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, और आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार कदमों की आवाज फिर आई। उसके कदमों के साथ कोई और भी चल रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो अचानक मुड़ा, फिर भी कुछ नहीं। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगा था। तभी उसे सामने कुछ दिखा। एक कब्र के पास सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरव की सांस रुक गई। क कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी वो आकृति हिली और एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। आरव ने भागना चाहा,
लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आकृति अब और पास आ गई थी, इतनी पास कि अब उसका चेहरा दिख सकता था। लेकिन चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा, गहरा, खाली अंधेरा। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? आरव जम गया, क्योंकि वो आवाज उसके सामने खड़ी चीज से नहीं आई थी। वो आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया, और जो उसने देखा, उसके बाद किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अगली सुबह कब्रिस्तान का गेट खुला मिला। अंदर आरव का मोबाइल पड़ा था। टॉर्च अभी भी जल रही थी, और स्क्रीन पर एक आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें सिर्फ एक आवाज थी, कदमों की, जो आरव के नहीं थे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे चुप्पी वाला मैदान कहते थे, क्योंकि वहां सिर्फ कब्रें ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो कानों में नहीं, दिल में उतरती थी। रवि, जो शहर से छुट्टियों में अपने गांव आया था, उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आधी रात को कब्रिस्तान जाकर एक मोमबत्ती जला कर आ। रवि मुस्कुराया, बस इतनी सी बात। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, वो अकेला कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें अंदर से हिला रहा हो। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च झपकी खाने लगी। शायद बैटरी कमजोर है, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वो अंदर गया, एक अजीब सी बदबू हवा में फैल गई, गीली मिट्टी और कुछ जलने जैसी। वो धीरे धीरे एक पुरानी कब्र के पास पहुंचा और मोमबत्ती जलाई। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? रवि ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसने हंसकर कहा, बस दोस्तों की शर्त थी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी मोमबत्ती बुझ गई। अब अंधेरा था, पूरी तरह अंधेरा। और फिर हर तरफ से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यहां मत रहो, वापस जाओ, अब तुम हमारे साथ हो। रवि की सांस तेज हो गई। वो दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात थी, कब्रिस्तान बड़ा नहीं था, फिर भी गेट कहीं दिख नहीं रहा था। हर रास्ता उसे उसी कब्र के पास वापस ले आता था, जहां उसने मोमबत्ती जलाई थी। और फिर उसने देखा, उस कब्र पर उसका ही नाम लिखा था। ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाई, तुम पहले ही यहां आ चुके हो। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह गांव के लोगों ने देखा, कब्रिस्तान के बाहर मोमबत्ती जली हुई थी, लेकिन रवि कभी वापस नहीं आया। और आज भी कहा जाता है, रात में अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास जाए, तो एक लड़का उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन रास्ता दिखाने के बजाय उसे और अंदर ले जाता है। बाहरी इलाके में एक बात फैलने लगी थी। किसी ने उसे पूरा देखा नहीं था, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता था, मैंने उसे पहले कहीं देखा है। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, वो लड़का। लेकिन असल में उसका कोई नाम नहीं था। रात के 12 बजे के आसपास पुराने बस स्टॉप या सुनसान रास्तों पर एक लड़का खड़ा मिलता था। सफेद शर्ट, हल्की मुस्कान और बेहद शांत आंखें। वो किसी से डराता नहीं था, बस धीरे से कहता, अगर हिम्मत है तो वहां जाओ। और वो इशारा करता था कलपल्ली सेमेट्री की तरफ। पहला शिकार। कुछ लड़कों ने बताया कि उस लड़के ने उन्हें ठीक वही लाइन कही थी जो पहले आरव की कहानी में थी, बस कहानियां हैं। फिर वही हुआ, आरव जैसा ही अनुभव, कदमों की आवाज, सफेद आकृति और अंत में वही फुसफुसाहट, तुम यहां क्यों आए हो? लेकिन सबसे अजीब बात, कब्रिस्तान के बाहर एक बार फिर वही लड़का खड़ा देखा गया था, मुस्कुराते हुए। दूसरा मामला कुछ दिनों बाद। गांव के बाहर वही लड़का एक और लड़के को मिला। उसने कहा, मोमबत्ती जलाओ और अंदर जाओ। ये बिल्कुल वही था जो रवि की कहानी में हुआ था। और फिर वही चक्र, गेट गायब, नाम वाली कब्र और फुसफुसाहट, तुम पहले ही यहां आ चुके हो। लेकिन इस बार किसी ने नोटिस किया, रवि की कब्र के पास वही लड़का खड़ा था। और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था।
तीसरा मामला, कलपल्ली सेमेट्री की घटना के बाद लोगों ने दावा किया कि नई कब्र पर लिखा था, आदित्य डिस्टर्ब्ड मी। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज जो बाद में गायब हो गया में देखा गया, आदित्य से पहले वही लड़का कब्र को छू रहा था और फिर धीरे से बोल रहा था, अब तुम भी देखोगे। सच्चाई की शुरुआत जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, एक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार वही लड़का दिखता था और हर बार कोई नया पीड़ित उस कब्रिस्तान में चला जाता था। लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि जो लोग उसे देखते थे वे उसे अलग अलग चेहरे में देखते थे। किसी को वो आरव जैसा लगता, किसी को रवि जैसा, किसी को एक बिल्कुल अजनबी लड़का। एक रात एक लड़के ने हिम्मत करके उसे रोक लिया। तुम हो कौन? क्यों भेजते हो लोगों को वहां? लड़का रुका। पहली बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं भेजता, मैं बस उन्हें याद दिलाता हूं जो पहले वहां जा चुके हैं, वो कभी गए ही नहीं थे। और फिर सच सामने आया। उस लड़के के पीछे हवा में 3 परछाइयां खड़ी थीं, आरव, रवि, आदित्य। लेकिन वो पूरी तरह इंसान नहीं थे। वे धीरे धीरे बोल रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। जब लोग पीछे हटे, वो मिस्टीरियस लड़का गायब हो चुका था। लेकिन हर आधी रात कलपल्ली सेमेट्री के बाहर एक नया लड़का खड़ा मिलता है। सफेद शर्ट, हल्की मुस्कान और एक जाना पहचाना चेहरा, जो हर किसी को लगता है, मैंने इसे पहले कहीं देखा है। और फिर वो धीरे से कहता है, अगर हिम्मत है तो वहां जाओ। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो इस कहानी को शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद